सर्वेभ्यो नमः। वेदांगों के अध्ययन क्रम में आज हम छंदों को देख लेते हैं। हमने वैदिक व्याकरण से संबंधित प्रातिशाख्यों को देख लिया था पिछली वीडियो में। आज हम अभी छंद शास्त्र देख लेते हैं कि छंद, जो वैदिक छंद पूछे जाते हैं परीक्षा में, कि उन छंदों में कितने अक्षर हैं, छंदों से क्या तात्पर्य है, इसका सामान्य परिचय हम अभी देख लेते हैं। तो देखिए, छंदस शब्द से तात्पर्य होता है, क्षद धातु है। छद धातु ढकने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। तो छद धातु से यह निष्पन्न होता है छंद शब्द। छद धातु का क्या अर्थ होता है? ढकना। यह सामान्य सा ज्ञान है, आपको जानना चाहिए कि छंद आप पढ़ रहे हैं तो छंद से तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो छंद का क्या मतलब होता है? ढकना। छदी छादना धातु से यह बना है, तो छंदस शब्द ढकने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। परिभाषा, इसका निर्वचन किया आचार्य निरुक्त ने। छंदासी छादनात्, छंदासी छादनात्, जो छादन करे, जो ढक ले, वो छंद है। ठीक है, यदक्षर परिमाणम तच्छंदः, यदक्षर परिमाणम तच्छंदः, ये कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी जो उस ग्रंथ है उसमें यह परिभाषा दी है कि जिसमें अक्षरों की और वर्णों की संख्या निर्धारित होती है वो छंद कहे जाते हैं। क्या? जिसमें अक्षरों और वर्णों की संख्या निर्धारित होती है उन्हें छंद कहा जाता है। यद अक्षर परिमाण तच्छंद, ये दो परिभाषाएं हो गई इसकी। अब छंदों विषयक ग्रंथ कौन कौन से हैं यह भी आपको जानना चाहिए, आप छंद पढ़ रहे हैं तो। वैसे पृथक रूप से छंद हमारे सिलेबस में भी है, तो हम उसे छंदों के, लौकिक छंदों का अध्ययन हम उसी समय करेंगे। तो ऋग प्रातिशाख्य एक ग्रंथ है जिसके 16वें और 18वें पटल में छंदों का वर्णन किया गया है। सामवेद का निदान सूत्र छंदों से संबंधित है। पिंगल प्रणीत छंद सूत्र, कात्यायन कृत दो छंदोनुक्रमणियां, क्या है ये? छंद से संबंधित ग्रंथ हैं। यहाँ पर पूछा जाता है प्रश्न कि छंद के रचयिता कौन है? कौन है रचयिता? पिंगल। प्रायः हम ज्योतिष के रचयिता और छंद के रचयिता में कंफ्यूज हो जाते हैं। पिंगल जो है इसके रचयिता है किसके? छंद शास्त्र के, छंद सूत्रों के रचयिता है। लगध जो है ज्योतिष के रचयिता हैं, लगध, जिन्होंने आर्च ज्योतिष और ज्योतिष के अध्ययन हम देखेंगे, ज्योतिष के सामान्य से परिचय में। ठीक है, तो ये वैदिक छंद वर्णात्मक है, मात्रिक छंद का इनमें अभाव पाया जाता है। वैदिक छंद कैसे होते हैं? वर्णात्मक, वर्ण, और इसमें मात्रिक छंदों का अभाव पाया जाता है। ऋग्वेद में 20 छंदों का प्रयोग हुआ है। कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में 20 छंदों का प्रयोग हुआ है। ये सामान्य सा परिचय देख लिया हमने। अब यह हम देख लेते हैं कि कितने छंद पूछे जाते हैं परीक्षा में और उनमें कितने अक्षर होते हैं, प्रत्येक पाद में कितने अक्षर होते हैं। तो सर्वप्रथम हम गायत्री छंद को देखते हैं। गायत्री में 24 अक्षर होते हैं। देखिए, इसको याद करने का बहुत सरल सा तरीका है कि आप इसमें 4-4 जोड़ते जाएंगे तो ये आपका जो संख्या है वो आती जाएगी। और इसको कैसे याद करेंगे? गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप। तो इसका एक सूत्र बना देती हूं मैं। गाउ अब्री पंत्रिज, गाउ अब्री पंत्रिज, ये आप सूत्र आप याद कर लीजिए। गाउ ब्री पंत्रिज, गाउ ब्री पंत्रिज, तो आपको ये छंद भी याद हो जाएंगे। गा से गायत्री, उ से उष्णिक, अ से अनुष्टुप, ब्री से बृहति, पा से पंक्ति, त्रि से त्रिष्टुप और ज से जगति। ये सूत्र आप लिख लेंगे। दूसरा अक्षर कैसे याद करेंगे आप इसे? 24 अक्षर होते हैं गायत्री में और इसके प्रत्येक पाद में 3 पादों तक इसके 8-8 अक्षर होते हैं, 8-8 वर्ण होते हैं इसमें। ठीक है, तो 24 अक्षर होते हैं, प्रत्येक पाद में इसके 8-8 होते हैं। तो 8-8 16, 8-8 16 और 3 8 और ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? टेबल याद कर लीजिए आप, 8 का पहाड़ा, 8 का टेबल याद कर लीजिए तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24। ठीक है, 8 8 16 8 24, तो कितने हो गए इसमें अक्षर? 24।
24 में 4 ऐड और कर दीजिए, 4 और ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 28। 24 में 4 ऐड करिए तो 28 हो जाएगा। कोई भी यदि आपसे पूछता है, यहाँ पर अनुष्टुप दे दिया, मान लीजिए आपको अक्षर नहीं याद है, तो आप सूत्र याद करिए अपना, गाऊ अभ्री पंत्रिज, और गाऊ अभ्री पंत्रिज को लिखिए और क्रम से नीचे, और फिर 24 आपको याद है ना कि गायत्री में 24 अक्षर होते हैं, फिर उसमें 4 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 28 आ गया, फिर उसमें 4 ऐड करिए 32 आ गया। तो आगे आपका अनुष्टुप में कितने अक्षर होते हैं 32। तीसरे नंबर पे कौन सा था अनुष्टुप, तो तीसरे नंबर पे 8 और ऐड करने पे कितना आ जाता है 32। इसी प्रकार से आप प्लस प्लस 4 करते जाएंगे, प्लस 4 करेंगे तो 28 आएगा, प्लस 4 करेंगे तो 32 आ जाएगा, प्लस 4 करेंगे तो 36, प्लस 4 40, प्लस 4 44, प्लस 4 48। ठीक है, तो 24 4 28। उष्णिक में कितने अक्षर हो गए 28। अब इसको कैसे भाग करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3 भागों में। 8 8, इसमें 2 पादों में 8 8 होते हैं, 8 8 16, 16 और 12। सिर्फ यही याद करना है इसमें कि तृतीय पाद में 12 अक्षर होते हैं, इसके 12 ऐड करेंगे हमें तभी 28 प्राप्त होगा। बाकी दोनों में 8 8 वर्ण, 8 8। तृतीय पाद में कितने होते हैं 12 हो जाएंगे आपके। अनुष्टुप में होते हैं 32 अक्षर, 4 और ऐड कर देंगे 28 में तो 32 आ जाएगा। और इसमें 8 चौक 32, सीधी सी 4 पाद होते हैं, 4 पाद में 8 8 अक्षर होते हैं, 8 8 वर्ण करेंगे तो 8 चौक 32 आ जाएगा। इसमें तो सीधा ही है, 12 और 13 याद नहीं करना है। 8 8 4 पादों में इसमें 8 8 वर्ण होते हैं। ठीक है, बृहति आ गया आपका। बृहति में 32 में 4 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 36। और इसको फिर इसमें भी तृतीय पाद में 12 अक्षर होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। 8 8 12 प्लस 8 और ऐड करेंगे चौथे पाद में, तो देखिए पहले दूसरे और चौथे में 8, तीसरे में 12। केवल इतना ही याद करना है आपको कि बृहति के तीसरे पाद में 12 होते हैं, बाकी पहले दूसरे और चौथे में 8 8 होते हैं। तो आपको 12 किसमें याद करना है, केवल उष्णिक और बृहति में। केवल उष्णिक और बृहति जिसके तीसरे पाद में 12 वर्ण होते हैं, केवल इतना ही आपको याद रखना है। बाकी सब में केवल 8 8 होते हैं। और 8 8 कैसे होते हैं, तो 8 चौक 32, ये आप टेबल याद कर लीजिए, जिससे भी जितने टेबल से ये संख्या बन जा रही है उतने पादों में उसके अक्षर निर्धारित हो रहे हैं। जैसे 8 के 8 8 दूनी 16 8 3 24 हो गए, तो कितने हो गए इसमें 24 वर्ण हो गए। इसी प्रकार 36 में 40 और ऐड करेंगे तो पंक्ति जो छंद है, पंक्ति में 40 अक्षर होते हैं, तो 36 में 40 और जोड़ दीजिए तो 40 आ जाएगा आपका। बाकी ये तो बहुत ही आसान है, 5 पादों में 8 8 हो जाएंगे तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। 8 का टेबल आप पढ़ेंगे 5 तक, 8 पंचे 40। तो त्रिष्टुप में 44, 40 में 4 और ऐड कर दीजिए तो 44 आ रहा है। ये भी सीधा सा है। 11 का जो है 11 को प्लस करते जाइए, जब 44 आ जाए तो उतने भाग हो गए उसके, उतने पादों में विभक्त हो गया, और उतने 11 आप बिठा दीजिए कि 11 11 11 कितनी बार आएगा, कितने पादों में आएगा। तो 5वें पाद में नहीं आएगा, 4 बार जो है गुणा करने पर 11 से, 11 चौक 44। ठीक है, जगती में कितने होते हैं, प्लस 4 और ऐड कर दीजिए तो 48 आ जाएगा। तो इसमें 12 का 4 से जो है इंटू करिए, टेबल पढ़िए, 12 चौक 48, 12 चौक 48। ठीक है, तो 48 आ गया। ये सीधा गणित है बच्चों वाला। तो 12 चौक 48, तो 48 अक्षर हो गए आपके जगती में। इससे आपको क्या हुआ कि पादों में कितने वर्ण होते हैं ये भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, प्लस अक्षर कितने होंगे ये भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको ना भी याद रहे तो सूत्र याद करिए, और एक याद कर लीजिए कि गायत्री में कितने अक्षर होते हैं, बाकी सब में 4 4 जोड़ते जाइए, और 4 से 8 होते हैं प्रत्येक पाद में अक्षर। और दूसरा आपको याद करना है किसमें,
उष्णिक और किसमें, बृहति। उष्णिक और बृहति आपको ध्यान में रखना है कि इसके तृतीय पाद में 12 अक्षर होते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये टेबल आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और सूत्र भी लिख लीजिए याद करने का। जो भी आपको याद ना हो, क्रमबद्ध जिसे याद करना है, उसका आप पहले का अक्षर लेकर के सूत्र बना लीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्रम उसका याद हो जाएगा। ये तरीका है कि ये भूलता नहीं है। इस तरीके से आप भूल भी जाए क्रम तो सूत्र से आप क्रम उसका बिठा सकते हैं। जो भी आपको क्रम से याद, अध्याय वगैरह याद करना होता है, जैसे साहित्य में कि पहले अध्याय का नाम क्या है, दूसरे अध्याय का नाम क्या है, महाभारत में पर्वों का नाम, इसी प्रकार से याद आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक चीज और लगा है पूछने छंदों में। देखिए कि छंद में जब अक्षर कम या अधिक होते हैं तो उसके लिए कुछ परिभाषिक शब्द आए हैं। छंद में जब अक्षर अधिक या कम होते हैं तो उसके लिए क्या परिभाषिक शब्द होता है? उसके लिए पारिभाषिक शब्द अथवा पूछता भी है कि 2 अक्षर कम कर देंगे हम गायत्री में से तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे हम किस शब्द से संबोधित करेंगे? तो देखिए यदि एक अक्षर कम होगा छंद में तो उसे क्या कहेंगे? एक अक्षर कम होने पर, एक अक्षर कम होने पर क्या कहेंगे? निचृत कहा जाता है। निचृत। एक अक्षर कम होने पर निचृत कहा जाएगा। और एक अक्षर अगर अधिक हो जाएगा छंद में, एक अक्षर अधिक होने पर भूरिक, क्या कहेंगे हम उसे? भूरिक। एक अक्षर यदि कम हो गया किसी भी छंद में, मान लीजिए गायत्री है, गायत्री में एक अक्षर कम हो गया तो उसे हम 24 अक्षर होते हैं, 23 अक्षर हो गया तो हम उसे निचृत कहेंगे। एक अक्षर अधिक हो गया, 25 अक्षर हो गए तो उसे हम भूरिक कह देंगे। और 2 अक्षर कम हो गया अगर तो क्या कहेंगे उसे? 2 अक्षर कम होने पर इसे हम विराट कहते हैं, विराट कहेंगे। और 2 अक्षर अगर अधिक हो जाए, 2 अक्षर अगर अधिक हो जाए तो उसे स्वराट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वराट कहेंगे। ठीक है। अब देखिए इसे इस प्रकार से उदाहरण से भी समझ लीजिए। उदाहरण के माध्यम से मान लीजिए गायत्री के तृतीय पाद में 24 अक्षर होते हैं, 3 पादों को मिलाकर के। गायत्री छंद है, ठीक है। 3 पादों में उसके 24 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 24 अक्षर होते हैं। अब 23 अक्षर हो गए तो हम उसे क्या कहेंगे? 23 अक्षर अगर हो गए तो क्या कहेंगे उसे हम? एक ही अक्षर ना कम हुआ है इसमें तो क्या कहेंगे? निचृत। निचृत गायत्री। क्या कहा जाएगा? निचृत गायत्री। एक अक्षर कम हुआ है इसमें, ठीक है, 23 अक्षर हो गए तो निचृत गायत्री कह दिया जाएगा। और यदि एक अक्षर अधिक हो गया, 25 अक्षर हो गए गायत्री में, 25 अक्षर होने पर भूरिक गायत्री। क्या कहेंगे? भूरिक गायत्री। ठीक है। एक अक्षर अधिक हो गया ना इसमें, 25 हो गया, 24 प्लस 1 25 अक्षर, तो हम इसे क्या कहेंगे? भूरिक गायत्री। ठीक है। और 22 अक्षर होने पर 2 अक्षर अगर हम घटा देंगे, 23 अक्षर था ना, अगर एक अक्षर और घटा दिया, मान लीजिए 2 अक्षर घटा देंगे तो विराट गायत्री हो जाएगा। विराट गायत्री। क्या कहेंगे हम उसे? विराट गायत्री। और अगर 2 अक्षर अधिक हो जाएगा, मान लीजिए तो 26 अक्षर हो गया अगर, तो हम उसे क्या कहेंगे? 2 अक्षर और प्लस कर दीजिए 24 में, 24 25 26, तो क्या कहेंगे उसे हम? स्वराट गायत्री। स्वराट
गायत्री। ये इस प्रकार से कई बार प्रश्न पूछा है, जा चुका है, आगे भी पूछता है। ठीक है, तो आप सोचते हैं कि ये निचृत, भूरिक, स्वराट, विराट क्या होता है, बलाय क्या है, हमारे तो समझ में नहीं आया। हमने तो बस केवल गायत्री, उष्णिक, पंक्ति, बृहति इत्यादि ही पढ़े थे, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो इसे भी आप पढ़ लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए, समझ में आया होगा आपको। आशा है एक अक्षर कम होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, निचृत गायत्री कहेंगे। 24 में गायत्री के 24 अक्षरों में से यदि 23 हो गए तो उसे निचृत गायत्री कह देंगे। एक अक्षर बढ़ जाएगा तो भूरिक गायत्री, और यदि 2 अक्षर कम हो गए तो विराट गायत्री, यदि 2 अक्षर कम हो गए तो स्वराट गायत्री। समझ में आया है आपको? इसे नोट कर लीजिए, बार बार याद करिए, बार बार स्मरण करिए इसे। आसान है बहुत, समझ में आ जाएगा इसे। ठीक है, यहाँ तक अभी के लिए इतना ही। ये छंद शास्त्र हमने देख लिया, किस पाद में कितने छंद होते हैं, याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। इसके पश्चात हम देखेंगे कल्पों को, इसको देखेंगे कल्पों को, अगली वीडियो में हम कल्पों को देखेंगे।